नमस्कार साथियों, एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक अपन देखते हैं फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में। ये कुछ पार्ट है इसका वो अपने सीपीआर से रिलेटेड ही है, लेकिन ये अलग है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। किसी भी प्रकार की एग्जाम हो इंडिया लेवल की, सबके लिए, चाहे वो सीएचओ हो, चाहे वो नॉरसेट हो, चाहे रेलवे हो, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। देखते हैं क्या है एफबीएओ। एफबीएओ सबसे पहले देखिए एफबीएओ में अपन क्या क्या चीजें देखेंगे, क्या होता है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे एफबीएओ क्या होता है, क्या इसका असेसमेंट अपन करते हैं। सबसे पहले क्लाइंट का असेसमेंट करने के बाद में इसको जो आपकी फॉरेन बॉडी है, उस फॉरेन बॉडी को रिमूव करने के क्या क्या मेथड्स हैं, वो रिमूव करने के मेथड्स अपन देखेंगे। इन सब चीजों के बारे में अपन देखते हैं। तो बस यही है एफबीएओ का, क्या एफबीएओ होता है, क्या इसका इंट्रोडक्शन होता है, कैसे अपन इसको आइडेंटिफाई करेंगे, यानी एफबीओ के यूनिवर्सल साइन क्या होते हैं, उसके बाद इसको रिलीविंग के मेथड्स कौन कौन से हैं, इन सब चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए सबसे पहले अपन एफबीओ का मतलब समझते हैं। एफबीओ का मतलब क्या है, आपने कहा फॉरेन बॉडी एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, फॉरेन बॉडी एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, एफबीएओ। तो ये फॉरेन बॉडी एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन होता क्या है, इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले तो आप इस बात को समझो कि ये है क्या, क्यों इसको एफबीएओ बोला गया है। सबसे पहले मैं आता हूं एयरवे के बारे में। देखिए यहां समझना, एयरवे का मतलब कौन सा है, वो रास्ता जिसके द्वारा आपकी एयर लंग्स में जाती है और लंग्स में आती है। इसका मतलब नोज और माउथ हो गया, उसके बाद में आपका फेरिंग्स हो गया, फेरिंग्स से लैरिंग्स हो गया, ट्रेकिया हो गया। ये वाला जो पाथ है वो क्या कहलाता है, एयरवे कहलाता है। एयरवे में जैसे आपने कहा ईसोफेगस होता है, एग्जाम्पल ईसोफेगस किस काम आता है, फूड नली बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फूड की नली। ऐसे ही जो आपका एयरवे होता है, एयरवे जो पूरा, उसको वायु नली बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वायु नली का रास्ता या वायु नली। वायु नली जनरली अपन विंड पाइप जो बोलते हैं, ट्रेकिया को बोलते हैं, लेकिन ये पूरा का पूरा जो रास्ता है वो एयर का रिलेटेड है। अब एयर वाले रास्ते में अगर एयर के अलावा कोई फूड पार्टिकल चला जाए तो वो उस रास्ते के लिए क्या हो गया, फॉरेन पार्टिकल हो गया। तो इस कंडीशन को जैसे ही यही चीज क्या कहलाती है, फॉरेन बॉडी कहलाती है एयरवे के लिए। तो अपन कहते हैं कि कई बार वेरियस प्रकार के जो पार्टिकल्स हैं वो कहां चले जाते हैं, एयरवे में चले जाते हैं, और वो एयरवे में जाके अपर एयरवे को क्या कर देते हैं, ऑब्स्ट्रक्ट कर देते हैं। ऐसी कंडीशन में क्लाइंट चोक हो जाता है और वही क्या कहलाता है, फॉरेन बॉडी एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन कहलाता है। क्लियर है, बात समझ में आ गया। तो एयरवे के अंदर अगर कोई भी फूड पार्टिकल या कोई भी पार्टिकल है, अगर वो चला जाए और उसके कारण एयरवे ब्लॉक हो जाए तो वो कहलाता है फॉरेन बॉडी एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। क्लियर है बात, डेफिनेशन क्लियर है। देखिए थोड़ा सा अपन समझते हैं इसका डेफिनेशन क्या होता है, क्या मतलब होता है इसका, डेफिनेशन की बात करते हैं। तो आपने कहा ए वेराइटी ऑफ फॉरेन बॉडीज, ए वेराइटी ऑफ फॉरेन बॉडी में become lodged in a person's airway। तो आपने कहा, यहां पे आपने कहा कि वेराइटी ऑफ फॉरेन बॉडीज, अब ये फॉरेन बॉडी, वेराइटी ऑफ फॉरेन बॉडीज में बिकम लॉज्ड इन ए पर्सन्स एयरवे। अगर किसी पर्सन के एयरवे के अंदर कोई भी फॉरेन पार्टिकल है, कोई भी फॉरेन बॉडी है, अगर वो लॉज्ड हो जाए, वहां पर डिसलॉजमेंट हो जाए, उसका वहां लॉजमेंट हो जाए, या वहां पे अगर वो चला जाए और उसके कारण अगर एयरवे में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, वो कंडीशन कहलाती है फॉरेन बॉडी एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। अब आपने कहा फॉरेन बॉडी,
या फॉरेन पार्टिकल, ये कौन कौन से हो सकते हैं? ये तो ये फॉरेन बॉडी है, ये क्या क्या हो सकते हैं, कौन कौन से हो सकते हैं? तो आपने कहा मोस्ट कॉमन जो फॉरेन पार्टिकल्स हैं उनको अपन क्या मानते हैं, कौन से कॉमन होते हैं? तो जनरली अपन जो फूड पार्टिकल्स होते हैं, फूड पार्टिकल्स होते हैं, इनको कॉमन माना जाता है क्या? फॉरेन बॉडी या फॉरेन पार्टिकल जो कॉमनली होते हैं वो कौन से होते हैं? फूड पार्टिकल्स होते हैं। तो मोस्ट कॉमन फॉरेन बॉडी के रूप में किसको लिया जाता है? फूड पार्टिकल्स यूज होता है जनरली, ऐसा अपन देखते हैं। अब अपन देखते हैं असेसमेंट। देखिए, जब अपन कई बार ऐसा होता है कि जब भी किसी क्लाइंट के एयरवे के अंदर कोई भी पार्टिकल चला जाए, अब इस पार्टिकल भी दो प्रकार के होते हैं, या तो लार्ज साइज का होगा या फिर स्मॉलर साइज का होगा। देखिए, ये जो फूड पार्टिकल्स हैं यहाँ पे, ये जो पार्टिकल्स हैं या जो ये फॉरेन पार्टिकल्स हैं, ये दो प्रकार के हो सकते हैं, या तो ये लार्ज हो सकते हैं या फिर ये स्मॉल हो सकते हैं, दोनों चीजें हैं। अगर ये लार्ज पार्टिकल हैं तो ये कॉमनली क्या करेंगे? अपर एयरवे में ऑब्स्ट्रक्शन कर देंगे। और कॉमनली अपर एयरवे का मतलब क्या है? जनरली लैरिंग्स होते हैं, जहां पे आपके लैरिंग्स होते हैं वहां उनको क्या कर देते हैं? ब्लॉक कर देते हैं। तो दो प्रकार के पार्टिकल्स अपन देखते हैं, या तो ये क्या होंगे? लार्ज पार्टिकल होंगे, या ये क्या होंगे? स्मॉलर पार्टिकल। लार्ज पार्टिकल जनरली अंदर एयरवे के अंदर नहीं जाते, लंग्स की तरफ नहीं जाते, ब्रोंकस से ब्रोंकाई की तरफ नहीं जाते, जबकि स्मॉल जो पार्टिकल्स होते हैं ये क्या करते हैं? स्मॉल पार्टिकल्स और आगे चले जाते हैं, और ये कहां तक जाते हैं? कहां जाते हैं? स्मॉलर ब्रोंकाई तक चले जाते हैं, और वहां पर ये क्या कर देते हैं? पार्शियली ऑब्स्ट्रक्शन कर देते हैं। अगर इन दोनों का अपन एग्जामिन करना चाहें, अगर अपन इन दोनों को एग्जामिन करके देखना चाहें, तो अपन कैसे देख सकते हैं? देखना, जब भी अगर कोई क्लाइंट है उसमें लार्ज पार्टिकल जाएगा, और लार्ज पार्टिकल जाएगा तो आपको पता है लैरिंग्स के ऊपर जाएगा, अपर एयरवे को ऑब्स्ट्रक्शन कर देगा, और अपर एयरवे के ऑब्स्ट्रक्शन के कारण किस प्रकार का साउंड आता है वो आपको पता है, कैसा आता है? स्ट्राइडर साउंड रेस्पिरेशन, स्ट्राइडर साउंड रेस्पिरेशन। जबकि स्मॉलर ब्रोंकाई है, उनमें अगर कोई पार्शियली ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है तो आपको पता है कैसी साउंड देखने को मिलती है? व्हीजिंग साउंड देखने को मिलती है, यानी सीटी जैसी विस्लिंग साउंड देखने को मिलती है, उसको अपन बोलते हैं व्हीजिंग साउंड। तो आपने कहा फॉरेनर बॉडी है, इसके भी आपके टाइप्स हैं, या तो वो लार्ज पार्टिकल हो सकते हैं या स्मॉलर। पहचानेंगे कैसे? अगर स्मॉलर पार्टिकल है तो वो अपर एयरवे को ऑब्स्ट्रक्शन नहीं करेगा, वो लोअर एयरवे में जाएगा, जबकि अगर लार्जर पार्टिकल होता है तो वो कहां जाएगा? अपर एयरवे को ऑब्स्ट्रक्शन कर देता है। अब इसके कारण इतना आपका चोक नहीं होगा, जबकि अगर अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो गया तो ऐसी कंडीशन में क्लाइंट क्या हो जाता है? चोक हो जाता है। यहां क्लाइंट को क्या होती है? चोकिंग भी हो सकती है। क्लियर है? तो ये सब चीजें अपन देखते हैं। अब अपन चलते हैं थोड़ा सा फॉरेन बॉडी के कारण क्या, कैसे अपन पहचान सकते हैं कि किसी क्लाइंट को FBAO की कंडीशन है? तो देखिए, यहां पे थोड़ा सा अपन आगे चलते हैं, असेसमेंट करते हैं। सबसे पहले असेसमेंट करते हैं। असेसमेंट में सबसे पहले देख लीजिए, अगर आपको कोई भी ऐसा क्लाइंट दिखता है, ऐसा लगता है, तो ऐसे कंडीशंस में अपन क्या पूछेंगे कि आर यू ओके, इफ आर बोलेंगे, अपन बोलेंगे आर यू ओके। और अगर क्लाइंट इफ क्लाइंट अनेबल टू स्पीक और कफ, देन
देन अपन कहेंगे क्लाइंट क्या हो गया, चोक हो गया। तो इसी कंडीशन को अपन क्या बोलेंगे, चोकिंग बोलेंगे, चोकिंग बोलेंगे। तो आपने कहा कोई भी क्लाइंट है उसको रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होता है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होता है। जैसे आपने असेसमेंट में आपने क्या किया, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस का क्लाइंट आया और आपने कहा आर यू ओके। अगर क्लाइंट बोलने में या कफिंग में अनेबल होता है, इसका मतलब उसको क्या हो सकता है, चोकिंग हो सकता है। इसी से रिलेटेड एक बात पूछी जाती है, चोकिंग होता क्या है, चोकिंग का यूनिवर्सल साइन क्या होता है। देखिए ये बहुत जरूरी है आपको जानना, क्योंकि यहां से रिलेटेड कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। डीजीएचएस 2017 में यहां से क्वेश्चन पूछा गया था। सबसे पहले मैं आपको चोकिंग के बारे में बताता हूं, उसके बारे में मैं आपको क्वेश्चंस के बारे में बताऊंगा कि वो क्वेश्चन क्या आया था एग्जैक्टली। देखिए चोकिंग के यूनिवर्सल साइन, तो मैं कहूंगा यूनिवर्सल साइन ऑफ चोकिंग, यूनिवर्सल साइन ऑफ चोकिंग। चोकिंग के यूनिवर्सल साइन कौन कौन से होते हैं, सबसे बड़ी बात यह है। देखिए सबसे पहले आप जब भी आपका अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा, इसका मतलब है अपन इंस्पिरेशन तो कर सकते हैं लेकिन एक्सपिरेशन नहीं कर सकते प्रॉपरली, तो इसीलिए क्लाइंट है वो ना तो बोल पाएगा, ना ही वह ब्रीदिंग कर पाएगा और ना ही वह कफिंग कर पाएगा। इस कंडीशन में तो सबसे फर्स्ट साइन क्या है, client unable to speak, client unable to speak, comma breathing और कफ। क्लाइंट अनेबल टू स्पीक, कोमा ब्रीदिंग और कफ, फर्स्ट साइन। सेकंड मैंने अभी आपको बताया था कि अगर अपर एयरवे में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, और अपर एयरवे में ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब है अगर लेरिंग्स में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है तो कैसा साउंड देखने को मिलता है, स्ट्राइडर साउंड रेस्पिरेशन। तो सेकंड चीज जो आपको इसमें देखने को मिलेगी वो क्या मिलेगी, स्ट्राइडर साउंड रेस्पिरेशन, स्ट्राइडर साउंड रेस्पिरेशन। तीसरी बात है, देखिए यहां पे आपने कहा ऑक्सीजन आपने लेकिन बाहर नहीं निकलती, कंटिन्यू CO2 का लेवल बढ़ता जाएगा, O2 का लेवल क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में कुछ टाइम बाद में क्लाइंट को क्या डेवलप हो जाएगा, साइनोसिस जैसी कंडीशन डेवलप हो जाएगी। तो देखिए तीसरी चीज, साइनोसिस। साइनोसिस कहां देखने को मिलता है ज्यादातर, या तो अपन कहेंगे लिप्स पे या अपन कहेंगे फिंगरनेल्स पे आपको देखने को मिलेगा। अगर आपको लगता है कि किसी क्लाइंट में ये 3 प्रकार के साइन हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है, तो इसका मतलब है क्लाइंट क्या है, चोक्ड है। इसका मतलब क्लाइंट क्या है, चोक्ड है। और ये है चोकिंग के यूनिवर्सल साइन। तो ये इसका मतलब है क्लाइंट क्या है, चोक्ड हो गया है। ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसी कंडीशन में क्या अपना, तो अपन ऐसी कंडीशन में क्या कर सकते हैं, ऐसी कंडीशन में अपन जो आपका ऑब्स्ट्रक्शन है उसको रिलीव करेंगे। तो कौन को ऑब्स्ट्रक्शन को रिलीव करने के लिए कौन कौन से मेथड्स का यूज अपन कर सकते हैं, उनके बारे में अपन आगे डिस्कस कर सकते हैं। तो ये अपन ने कहा क्लाइंट यहाँ क्या हो गया, चोक्ड हो गया। अब चोकिंग की कंडीशन में अपन इस ऑब्स्ट्रक्शन को कैसे रिलीव कर सकते हैं, उन मेथड्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो देखिए आगे, मेथड्स for relieve the obstruction, ऑब्स्ट्रक्शन को रिलीव करने के लिए कौन कौन से मेथड्स का यूज किया जाता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा अगर एग्जाम में यहां से अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो यही है। देखिए यहां पे अभी अपन 3 क्राइटेरिया लेके चलेंगे, जैसा कि अपन ने पहले लिया था। पहले भी आपने क्या क्या, इन्फेंट आपने लिया था, चाइल्ड के बारे में अपन ने देखा था, और एक एडल्ट। तो यहाँ पे भी इन्फेंट का मतलब है 28 डेज से लेकर के 1 ईयर तक,
चाइल्ड का मतलब है 1 to 8 ईयर्स तक, और एडल्ट का मतलब है अबव द 8 ईयर। क्लियर है? क्या गाइडलाइंस होती है इनकी, सबसे पहले 1 by 1 अपन डिटेल से देखते हैं। सबसे पहले देखिए, एडल्ट एंड चाइल्ड में, एडल्ट एंड चाइल्ड में कौन सा मेथड अपन यूज करते हैं, क्या होता है ये, तो चाइल्ड और एडल्ट में कौन सा मेथड यूज किया जाता है। देखिए, चाइल्ड और एडल्ट के अंदर फॉरेन बॉडी को रिमूव करने के लिए, रिलीव करने के लिए अपन एब्डोमिनल थ्रस्ट या हेमलिच मैन्यूअर का यूज किया जाता है। तो यहां अपन चाइल्ड या एडल्ट के लिए किसका यूज करेंगे, एब्डोमिनल थ्रस्ट ओब्लिक हेमलिच मैन्यूअर। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, जीएमसीएच में भी आया था, जीएमसीएच 2022 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। तो आपने कहा एडल्ट और चाइल्ड में कौन सा मेथड का यूज किया जाता है, नाम क्या है, एब्डोमिनल थ्रस्ट या हेमलिच मैन्यूअर। कई बार आपने देखा होगा एक क्वेश्चन ऐसा भी पूछ लिया जाता है कि एब्डोमिनल थ्रस्ट का दूसरा नाम क्या है, तो एब्डोमिनल दूसरा नाम क्या बोला जाता है, हेमलिच मैन्यूअर। क्या बोलते हैं, हेमलिच मैन्यूअर। अब देखिए थोड़ा सा हेमलिच मैन्यूअर क्या होता है, कैसे अपन इसको, मैं एक डायग्राम के थ्रू आपको दिखाना चाहूंगा, एक डायग्राम दिखाना चाहूंगा, वो देखना। ये जो आप डायग्राम देख रहे हो, ये अपन ने कहा एब्डोमिनल थ्रस्ट का है, किसका है, एब्डोमिनल थ्रस्ट का। जब भी अपन एब्डोमिनल थ्रस्ट की बात करते हैं, कैसे एब्डोमिनल थ्रस्ट दिया जाता है, एब्डोमिनल थ्रस्ट की लोकेशन क्या होती है, और जो आप क्या देते हैं, जो आप थ्रस्ट देते हैं वो थ्रस्ट कैसे डिलीवर किया जाता है, यहां से भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहां देखिए, जैसे ये आपने यहां से ये डायग्राम देख पा रहे हैं, यहां क्या हो गया, क्लाइंट चोक हो गया। अब ऐसी कंडीशन में अपन क्या करेंगे, क्लाइंट के पीछे की तरफ जाएंगे, स्टैंड बिहाइंड द क्लाइंट, ठीक है, और उसमें अपने जो फिस्ट है, एक फिस्ट बनाएंगे पीछे जाके, और फिस्ट कहां पर, क्लाइंट के जो हैंड्स हैं वो कहां होंगे, वेस्ट के अंदर, और यहां से एक फिस्ट बनाएंगे, और ये फिस्ट बना के, यहां फिस्ट बना के, और यहां अपन क्या करेंगे, जैसे आपने बोला, देखिए ऐसा है, ये ऐसा है, तो यहाँ फिस्ट कैसे, ऐसे बनाएंगे, ठीक है, और ये जो फिस्ट है उसी को अपन क्या करते हैं, इनवर्ड एंड अपवर्ड थ्रस्ट कहां देंगे अपन, इनवर्ड एंड अपवर्ड थ्रस्ट दिया जाता है, यहां से अपन इनवर्ड अंदर की तरफ और ऊपर की तरफ दिया जाता है, जिससे कि अंदर जो आपके लंग्स हैं, लंग्स में आपको पता है एक प्रकार का वॉल्यूम होता है, उसका नाम आपने सुना होगा, रेजिडुअल वॉल्यूम। क्या सुना होगा, रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम हमेशा आपके लंग्स में अवेलेबल होता है एक्सपीरेशन के बाद में, और वही अपन जब भी अपन ऐसा करते हैं तो डायफ्राम के ऊपर प्रेशर लगता है, तो वो लंग्स पे प्रेशर लगाता है, और लंग्स पे प्रेशर के कारण जो आपका रेजिडुअल वॉल्यूम है वो क्या होता है, बाहर निकलता है प्रेशर के साथ, और उसी के साथ आपका फॉरेन बॉडी बाहर आ सकता है। तो एडल्ट क्लाइंट के लिए जनरली अपन किसका यूज करते हैं, एब्डोमिनल थ्रस्ट। तो ये कई बार है ना डायग्राम भी पूछा जा सकता है, तो इस डायग्राम का भी थोड़ा सा ध्यान रखना कि कैसे है, क्या है। तो यहाँ एडल्ट और चाइल्ड के लिए एब्डोमिनल थ्रस्ट का यूज किया जाता है, ये इसका आपने डायग्राम देखा, ठीक है। अब मैं वापस आता हूं, ये एडल्ट और चाइल्ड के लिए कैसे, इसका देखो प्रोसेस अपन अगर बोलते हैं कैसे इसको यूज किया जाएगा, तो अपन कहेंगे स्टैंड बिहाइंड द क्लाइंट, स्टैंड बिहाइंड द क्लाइंट। सबसे पहले क्लाइंट के पीछे की ओर तरफ जाएंगे, उसके बाद में हैंड्स कहाँ होंगे, क्लाइंट के वेस्ट में होंगे अपने। उसके बाद में अपन ने कहा एक फिस्ट बनाएंगे, ये देखो एक फिस्ट के, मेक ए फिस्ट, मेक ए फिस्ट, मेक ए फिस्ट बिटवीन, ये देखो ये इंपॉर्टेंट बात है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार यहां से पूछा जाता है कि अगर आप एब्डोमिनल थ्रस्ट दे रहे हो तो जो थ्रस्ट आप दे रहे हो उसका लोकेशन क्या है, उस थ्रस्ट की लोकेशन क्या है। तो देखिए यहां पे मेक ए फिस्ट बिटवीन जीफोइड प्रोसेस एंड अम्बाइलिकस। तो आपने कहा जीफोइड प्रोसेस और
अम्बिलिकस के बीच में अपन क्या बनाते हैं, एक फिस्ट बनाएंगे। ये इंपॉर्टेंट बात है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। उसके बाद में अपन क्या करेंगे, तो आपने कहा क्या, डिलीवर 5 इनवर्ड एंड अपवर्ड थ्रस्ट। और उसके बाद में आपने कहा 5 इनवर्ड एंड अपवर्ड थ्रस्ट। ये बात ध्यान रखना, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिया जाता है, कैसे डिलीवर किया जाता है। तो 5 इनवर्ड एंड 5 अपवर्ड थ्रस्ट अपन डिलीवर करेंगे और उसके बाद में अपन चेक करेंगे कि क्लाइंट के रिमूव हुआ या नहीं हुआ। तो ये सबसे फर्स्ट जो था वो किसके लिए था, एडल्ट के लिए था। और एडल्ट एंड चाइल्ड, एडल्ट और चाइल्ड में कौन सा मेथड अपन यूज करते हैं प्रॉपरली, आपको पता कौन का, एब्डोमिनल थ्रस्ट या हेमलिच मैन्युअर। 3 क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे। 3 क्वेश्चन कौन से बनते हैं, सबसे पहला था कि एडल्ट और चाइल्ड के लिए कौन सा मेथड का यूज किया जाता है। तो सबसे पहले आपने बोला किसका, एब्डोमिनल थ्रस्ट या हेमलिच मैन्युअर का। उसके बाद में आपने कहा ये जो आप थ्रस्ट देते हो ये कहाँ देते हैं, इसकी लोकेशन। तो आपने कहा बिटवीन जीफोइड प्रोसेस एंड अम्बिलिकस। उसके बाद में आपने कहा थ्रस्ट कैसे डिलीवर करते हैं, इससे रिलेटेड कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो कहाँ डिलीवर करेंगे, 5 इनवर्ड एंड अपवर्ड थ्रस्ट डिलीवर करते हैं। उसके बाद में चेक किया जाता है रिमूव हुआ या नहीं हुआ। और ये प्रोसेस तब तक कंटिन्यू किया जाता है जब तक कि फॉरेन बॉडी रिलीव नहीं हो जाती, रिमूव नहीं हो जाती, या क्लाइंट क्या नहीं हो जाता, अनकॉन्शियस नहीं हो जाता। इफ क्लाइंट बिकम अनकॉन्शियस देन स्टार्ट द सीपीआर। अगर क्लाइंट ऐसी कंडीशन में अनकॉन्शियस हो जाए तो उसको अपन क्या स्टार्ट करेंगे, सीपीआर स्टार्ट किया जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया, ठीक है। मैं आगे चलता हूं। देखिए दोस्तों, अभी आपने सिर्फ और सिर्फ किसके लिए देखा, एडल्ट और चाइल्ड के। अब मैं इन्फेंट की बात करता हूं। इन्फेंट में अपन कौन सा मेथड का यूज किया जाता है इन्फेंट में, देखो ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। इन्फेंट में अपन कौन सा, बैक स्लेप एंड चेस्ट थ्रस्ट का यूज किया जाता है। तो जो इन्फेंट होता है उसमें जो मेथड यूज किया जाता है उसका नाम है बैक स्लेप्स एंड चेस्ट थ्रस्ट। बैक स्लेप्स एंड चेस्ट थ्रस्ट। देखिए बैक स्लेप्स और चेस्ट थ्रस्ट का मतलब क्या होता है, बैक स्लेप्स का मतलब होता है पीछे जो बैक है, पीछे में अपन क्या करेंगे, स्लेप मारेंगे और उसके बाद में उसको क्या करते हैं, वापस से सुपाइन पोजीशन में लाएंगे और फिर से उसको अपन क्या देंगे, चेस्ट थ्रस्ट देंगे। और उसके बाद में अपन उसके माउथ में चेक करेंगे कि ऑब्स्ट्रक्शन रिलीव हुआ या नहीं हुआ है। क्लियर है। देखिए मैं इसको थोड़ा सा एक डायग्राम के थ्रू आपको दिखाता हूं। ये देखिए जो इन्फेंट होते हैं उनके अंदर अपन कैसे मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम जो होता है, फर्स्ट जो आपका होता है ये होता है। तो अपन कहेंगे जो इन्फेंट है तो कैसे प्लेस करेंगे, प्लेस द इन्फेंट स्टोमक डाउन अक्रॉस योर फोआर्म एंड गिव 5 चम्प्स ऑन द इन्फेंट्स बैक विथ योर हील ऑफ द हैंड। और ये जो हील वाला पार्ट है, ये स्लेब्स हैं, ये यहाँ पे अपन क्या करेंगे, अपने स्लेब्स आर्म पे लेकर के, फो आर्म पे लेकर के क्लाइंट को, थोड़ा सा हेड वाला पार्ट है वो लेग की तुलना में डाउन रहेगा और 5 बैक स्लेप्स देंगे। जैसे ही बैक स्लेप दिया उसी अनदर हैंड पे उसको सुपाइन पोजीशन देंगे। उसके बाद में 2 फिंगर का यूज करते हुए उसको अपन क्या देंगे, चेस्ट थ्रस्ट देंगे। चेस्ट थ्रस्ट कहां देते हैं, मिडिल ऑफ द चेस्ट देंगे। और उसके बाद में अपन उसके माउथ में चेक करेंगे कि फॉरेन बॉडी रिलीव हुई है या नहीं हुई है। क्लियर है। ऐसा ही डायग्राम में दिखाया है। सबसे पहले आपने ये बैक स्लेप प्रोन पोजीशन में लिया क्लाइंट को और प्रोन पोजीशन में लेने के बाद में उसको 5 बैक स्लेप्स दिए और बैक स्लेप्स देने के बाद में वापस उसको कौन सी पोजीशन दी, सुपाइन पोजीशन दी। और सुपाइन पोजीशन देने के बाद में उसको अपन ने क्या दिया, 5 चेस्ट थ्रस्ट दिया और उसके बाद में अपन क्या किया जाता है, चेक किया जाता है। और इसमें भी आप देखिए आपने कहा मिडिल ऑफ द इन्फेंट, यानी मिडिल
पे देंगे और कितना 5। तो ये आप डायग्राम से देख रहे हैं, कई बार यहाँ डायग्राम दे देते हैं और पूछ लिया जाएगा कि ये कौन सा मेथड है, तो आप क्या बताएंगे? बैक स्लेव एंड चेस्ट थ्रेड्स किस में यूज किया जाता है? इन्फेंट में। क्यों यूज किया जाता है? अगर किसी इन्फेंट को फॉरेन बॉडी एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है तब इसका यूज किया जाता है। क्लियर है? मैं वापस आता हूं मेरी बात पे वहीं पे। तो आपने कहा इन्फेंट, तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, इसके लिए अपन कैसे कर, तो अभी आपने कहा था प्लेस द इन्फेंट प्रोन ऑन, place the infant prone on forearm, head lower than the feet, with holding the jaw। जॉ को होल्ड करके सबसे पहले अपन क्या कराएंगे? क्लाइंट को प्रोन पोजीशन में लेंगे, और प्रोन पोजीशन में अपन ने कहा कहां पे? फोरआर्म पे। और उसके बाद में अपन ने कहा हेड वाला जो पार्ट है वो लेग वाले पार्ट से थोड़ा डाउन रहेगा। और उसके बाद में अपन, अब देखिए यहां पे, उसके बाद में अपन क्या करेंगे? 5 बैक स्लेव्स डिलीवर 5 बैक स्लेव्स between शोल्डर ब्लेड्स। देखो ये इंपॉर्टेंट है, वहां आपने कहां डिलीवर किया था और यहां आपने कहां डिलीवर किया है। तो करना क्या है? सबसे पहले 5 बैक स्लेव्स डिलीवर करने, कहां करने? बिटवीन द शोल्डर ब्लेड। और उसके बाद में अपन क्या करेंगे? टर्न द इन्फेंट को टर्न करेंगे, और टर्न करने के बाद में अपन क्या करेंगे? यहां पे टर्न करने के बाद में डिलीवर 5 चेस्ट थ्रस्ट एट मिडिल ऑफ द चेस्ट। और उसके बाद में अपन क्या करेंगे? चेक किया जाएगा कि अगर क्लाइंट के माउथ में कोई फॉरेन बॉडी आपको दिखाई दे रही है या नहीं दे रही। अगर इन्फेंट के माउथ में आपको कोई भी फॉरेन बॉडी दिखाई देती है तो अपन उसको क्या करेंगे? रिमूव कर देंगे। और अगर अपने को दिखाई नहीं देती है तो कभी भी अपन ब्लाइंडली फिंगर को स्वीप नहीं करेंगे। नहीं तो कई बार क्या होता है, अगर ब्लाइंडली फिंगर अपन स्वीप करते हैं तो ऐसी कंडीशन में जो पार्टिकल है वो एयरवे में और फर्दर आगे जा सकता है। ऐसी कंडीशन में तो कभी भी ब्लाइंड फिगर स्वीप नहीं किया जाता है। तो ये बात अगर आपको दिखता है तो रिमूव कर दीजिए, नहीं इस प्रोसेस को रिपीट करते रहिए। कब तक रिपीट करेंगे? जब तक कि क्लाइंट से क्या फॉरेन बॉडी रिमूव नहीं हो जाती है या फिर क्लाइंट अनकॉन्शियस नहीं हो जाता है। अगर क्लाइंट अनकॉन्शियस हो जाता है ऐसी कंडीशन में अपन क्या करेंगे? सीपीआर स्टार्ट करेंगे। क्लियर है? ओके, चलो क्लियर, समझ में आ गया? तो इन्फेंट के लिए आपने, मैं फिर से एक बार बता देता हूं क्या किया आपने किसका यूज किया? बैक स्लेव्स और किसका यूज किया? चेस्ट थ्रस्ट का। सबसे पहले आपने क्लाइंट को प्रोन पोजीशन में लिया और कहां लिया? फोरआर्म पे। उसका हेड डाउन होगा, थोड़ा लेके ना। उसके बाद में आपने क्या डिलीवर किया? 5 बैक स्लेव्स। कहां की? बिटवीन द, अरे दोनों जो स्केपुला हैं उनके शोल्डर ब्लेड वो कहलाती हैं, ठीक है। उसके बाद में आपने वापस इसको क्या किया? टर्न किया इन्फेंट को, और उसके बाद में आपने 5 चेस्ट थ्रस्ट मिडिल ऑफ द चेस्ट में, और उसके आपने चेक किया कि फॉरेन बॉडी रिमूव हुई या नहीं हुई। दो कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन आपने एडल्ट और चाइल्ड में देखा, दूसरी कंडीशन आपने इन्फेंट में देखा। थर्ड कंडीशन देखिए यहाँ पे, कई बार क्या होता है, कई बार आपने देखा कि एडवांस प्रेगनेंसी की कंडीशन हो, या कई बार बहुत ज्यादा ओबेस क्लाइंट होते हैं, बहुत ज्यादा ओबेस, जिनका मतलब ये बेली है वो बहुत बड़ी हुई हो,
ऐसे क्लाइंट में अपन एब्डोमेन पे थ्रस्ट नहीं दे पाएंगे। अगर एडवांस प्रेगनेंसी में है और अगर आपने थ्रस्ट दे दिया तो क्या हो जाएगा, इन्फेंट जो होता है उसको इंजरी हो सकती है, जो भी आप फीटस होता है उसको इंजरी हो सकती है। और अगर ओवेस क्लाइंट है और उनको बहुत ज़्यादा बेली है तो ऐसी कंडीशन में आप इफेक्टिवली एब्डोमेन पे थ्रस्ट नहीं दे सकते हैं। ऐसे क्लाइंट के साथ अपन क्या करेंगे, आइए देखते हैं। तो आपने कहा एडवांस्ड प्रेगनेंसी ओब्लिक ओवेस क्लाइंट होते हैं, उनमें अपन किसका यूज किया जाता है। तो देखिए ऐसे क्लाइंट में अपन किसका यूज कर सकते हैं, चेस्ट थ्रस्ट का यूज कर सकते हैं। और इसमें भी अपन क्या करेंगे, सबसे पहले क्लाइंट के पीछे बिहाइंडली खड़ा, क्योंकि आपको चेस्ट थ्रस्ट देना है तो आपका जो फिस्ट होनी चाहिए ऐसे, और ऐसे फिस्ट बनाने के लिए अपने को क्या जाना पड़ेगा, क्लाइंट के पीछे की ओर जाना पड़ेगा। तो वही प्रोसेस है, अपन क्या कहेंगे, जो इसके द्वारा चेस्ट थ्रस्ट, किसका यूज किया जाएगा, चेस्ट थ्रस्ट, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर एडवांस प्रेगनेंसी की बात की जाए तो उसमें किसका यूज करते हैं, चेस्ट थ्रस्ट का। चेस्ट थ्रस्ट कैसे दी जाती है उसका भी अपन थोड़ा सा देखते हैं। स्टैंड बिहाइंड द क्लाइंट, स्टैंड बिहाइंड द क्लाइंट, सबसे पहले अपन क्लाइंट के पीछे की तरफ जाएंगे। फिर आपका जो हैंड्स होते हैं वो कहाँ, एक्जिला के अंदर चलेंगे और वहां पे अपन क्या आएंगे, मैक के फिस्ट बिटवीन मिडिल ऑफ चेस्ट, मैक के फिस्ट बिटवीन मिडिल ऑफ चेस्ट, और मिडिल ऑफ चेस्ट के बीच में क्या बनाएंगे, फिस्ट बनाएंगे। और उसके बाद में अपन क्या करेंगे, डिलीवर 5 चेस्ट थ्रस्ट। और उसके बाद में अपन क्या करेंगे, चेक करेंगे कि फॉरेन बॉडी रिलीव हुआ या नहीं हुआ। तो ये जो प्रोसेस आप कर रहे हैं, आपने कहा जो ओबेस क्लाइंट होते हैं और जिनके ओबेसिटी होती है, बहुत ज्यादा ओबेसिटी होती है या एडवांस प्रेगनेंसी में होते हैं, ऐसे क्लाइंट्स के लिए अपन को क्या करना होगा, ऐसे क्लाइंट्स के लिए अपन एब्डोमिनल थ्रस्ट का यूज नहीं कर सकते, ऐसे के लिए अपन चेस्ट थ्रस्ट का यूज किया जाता है। अब यहां से देखिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो यहां से कई बार क्वेश्चन के रूप में आती हैं। आपने जो क्लाइंट बताए, अगर आपने कहा था कि क्लाइंट जनरली कॉन्शियस होता है तो इन मेथड्स के द्वारा अपन रिलीव कर सकते हैं। लेकिन अगर क्लाइंट अनकॉन्शियस हो जाए तो अपन क्या करेंगे, तो एक यहां पे एक नोट डालते हैं, इफ क्लाइंट become unconscious, if client become unconscious then क्या करेंगे, स्टार्ट द CPR। और उसके बाद अपन क्या करेंगे, एक्टिवेट द EMS को एक्टिवेट कर देंगे। तो आपने अगर क्लाइंट आपका क्या हो जाए, अनकॉन्शियस हो जाए, देन अपन क्या करेंगे, CPR स्टार्ट करेंगे और उसके बाद में EMS को क्या कर देंगे, एक्टिव कर देंगे। क्लियर है। एक क्वेश्चन, एक और बात है, ये अपन सबके लिए नहीं कर सकते, सबके लिए एक और है। अगर आपका यही क्लाइंट इफ प्रेग्नेंट एडवांस प्रेगनेंसी में, इफ pregnant client become unconscious then देखिए उसको सबसे पहले क्या करेंगे, प्रोवाइड supine position,
सुपाइन पोजीशन में भी देखिए ऐसा एक चीज होती है, आपने देखा होगा जब भी कोई ऐसा क्लाइंट हो, प्रेग्नेंट क्लाइंट है, अगर उसको आपको क्या करना है, सीपीआर देना है, ऐसा देना है, तो अपन डायरेक्टली उसको सुपाइन पोजीशन में नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। देखिए अगर क्लाइंट है, एडवांस प्रेगनेंसी में है और वो उसको क्या अनकॉन्शियस हो गया, आपने सुपाइन पोजीशन में रखा, उसके बाद में आपको उसका जो राइट फ्लैंक है, क्या है, राइट वाला जो फ्लैंक है, राइट फ्लैंक के नीचे एक पिल्लो या ब्लैंकेट अपन रखेंगे, जिससे कि यूट्रस है वो लेफ्ट साइड में डिस्प्लेस हो जाएगा और राइट साइड से जो इंफीरियर वेना केवा जाती है, जो वेना केवा जाती है उसको कंप्रेस नहीं करेगा, जिससे कि सुपाइन हाइपोटेंशन की कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा। तो ये बात, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिया जाता है कि एक प्रेग्नेंट या एडवांस प्रेगनेंसी के अंदर एक क्लाइंट को जब भी आप सीपीआर देते हैं तो उसके राइट फ्लैंक के नीचे एक पिल्लो या वेज रखा जाता है या अपन ने कहा रोड ब्लैंकेट रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? क्यों? क्योंकि किसको प्रिवेंट करने के लिए? सुपाइन हाइपोटेंशन को प्रिवेंट करने के लिए। एक क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो देखिए आइए देखते हैं, आपने कहा प्रोवाइड सुपाइन पोजीशन और उसके बाद में अपन कहेंगे प्लेस ए रोल्ड ब्लैंकेट ओब्लिक पिल्लो एट राइट फ्लैंक। अब राइट फ्लैंक के नीचे आपने क्या कर दिया, पिल्लो रख दिया। इससे क्या होगा? टू प्रिवेंट सुपाइन हाइपोटेंशन, टू प्रिवेंट सुपाइन हाइपोटेंशन। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद में उसको अपन क्या करेंगे, सीपीआर देंगे और उसके बाद में अपन ने कहा क्या कर देंगे, एक्टिवेट द ईएमएस को एक्टिवेट कर देंगे। क्लियर है? तो आपने कहा, तो आपने एडवांस प्रेगनेंसी में अगर कोई क्लाइंट है या प्रेग्नेंट वुमेन है, अगर वो क्या हो जाए अनकॉन्शियस हो जाए, तो अपन क्या करेंगे, आपने कहा ऐसे क्लाइंट के लिए उसको सबसे पहले अपन क्या प्रोवाइड करेंगे, सुपाइन पोजीशन प्रोवाइड करेंगे और उसके बाद में उसके राइट फ्लैंक के नीचे एक पिलो या ब्लैंकेट रखेंगे, जिससे कि सुपाइन हाइपोटेंशन होने का चांस कम हो जाएगा। उसके बाद में अपन क्लाइंट को सीपीआर स्टार्ट करेंगे और उसके बाद में जैसे ही सीपीआर स्टार्ट करेंगे, इससे पहले भी अपन सीपीआर के साथ साथ अपन क्या कर सकते हैं, ईएमएस को भी एक्टिवेट कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन ये भी बनता है आपका, इसमें भी यहां से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। एक और क्वेश्चन यहां से कई बार पूछा जाता है, एक और नोट अपन डालेंगे। आपने कहा, मैंने अभी एक बात बताई थी कि जब भी आप एक इन्फेंट है या है, ऐसे क्लाइंट में होता क्या है, अपन जैसे ही आपने उसको बैक स्लैप, चेस्ट थ्रस्ट या आपने कोई भी रिलीव के लिए जो मेथड यूज किया, उसके बाद में अपन क्या करते हैं, माउथ में अंगुली देके और अपन देखते हैं कि क्या कोई ऑब्जेक्ट आया है या नहीं आया। तो ऐसी कंडीशन में कभी भी जब तक आपको ऑब्जेक्ट दिखाई ना दे, क्या, जब तक आपको ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं दे, तब तक अपन कभी भी उसकी माउथ में फिंगर को स्वीप नहीं करेंगे। तो अपन कह सकते हैं ब्लाइंड finger do not sweeps in the do not sweeps in the mouth of a client because the risk of pushing object further into person's airway।
तो देखिए आपने कहा ब्लाइंड फिंगर कभी भी किसी भी क्लाइंट के माउथ में स्वीप नहीं करना चाहिए। क्या रिस्क होगा, क्या होगा, वह जो ऑब्जेक्ट है पुशिंग द ऑब्जेक्ट फर्दर इनटू द एयरवे, यानी एयरवे में और आगे जा सकता है। यह भी एक क्वेश्चन बनता है कि ऐसा करने से क्यों रोकेंगे, ऐसा भी है। क्लियर है बात। तो ये आपका एक छोटा सा टॉपिक था फॉरेन बॉडी एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, और यहां से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है और पूछा भी जाता है और हर प्रकार की एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए आपने क्या क्या पढ़ा, आपको समझ में आया या नहीं आया, देखते हैं एक बार। क्लियर है, तो आप समझ में आया तो देखिए आपने अभी तक जो है क्या चीजें पढ़ी हैं, क्या क्या चीजें आपने देखी हैं, इन चीजों के बारे में अपन थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। जो अभी आपने देखा है, सबसे पहले आपने क्या देखा कि एक एडल्ट क्लाइंट में अपन किसका यूज करते हैं, क्या होता है फॉरेन बॉडी, इनके बारे में अपन ने थोड़ा सा डिस्कस किया है। देखिए सबसे पहले आपने कहा फॉरेन बॉडी क्या होती है, पार्टिकल्स क्या होते हैं, तो आपने बोला था FBAO, ये कोई भी फॉरेन पार्टिकल है, कोई भी फॉरेन बॉडी है, वो एयरवे के अंदर अगर चला जाए और उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर दे तो वो क्या कहलाता है, फॉरेन बॉडी एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन कहलाता है। उसके बाद में आपने कहा कॉमन भी जो फॉरेन पार्टिकल होते हैं वो कौन से होते हैं, तो आपने कहा फूड पार्टिकल इसमें मोस्ट कॉमन होते हैं, क्योंकि ज्यादातर वही चीजें अपन ज्यादातर बार बार खाते रहते हैं। उसके बाद में आपने कहा ये फूड पार्टिकल दो प्रकार से हो सकते हैं, या तो लार्ज हो सकते हैं या स्मॉल हो सकते हैं। लार्ज वाले क्या करेंगे, अपर एयरवे को ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं, जबकि स्मॉल वाले लोअर एयरवे में चले जाते हैं। इन दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, लार्ज पार्टिकल्स के कारण चोकिंग हो स्ट्राइडर साउंड आएगा, जबकि स्मॉल पार्टिकल्स के कारण कैसा व्हीजिंग साउंड आएगा। और अगर लार्ज पार्टिकल का चोकिंग हो जाता है तो ऐसे कंडीशन में अपन क्या करेंगे, असेसमेंट करेंगे। सबसे पहले आप रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस देखेंगे, अपन क्लाइंट को बोलेंगे आर यू ओके। अगर क्लाइंट बोलने में अनेबल होता है या कफिंग में अनेबल होता है तो ऐसे में अपन कह सकते हैं क्लाइंट क्या हो गया, चोक हो गया। और ऐसी कंडीशन में तो चोक का मतलब क्या है पहले ये समझिए। तो आपने कहा तीन चीजें होनी चाहिए, जो क्लाइंट अनेबल हो स्पीक में, या फिर कफिंग में, या फिर स्ट्राइडर साउंड रेस्पिरेशन, या फिर साइनोसिस देखने को मिले, इसका मतलब क्लाइंट क्या है, चोक्ड है। और अगर क्लाइंट चोक्ड है तो इसका मतलब अपन कुछ मेथड्स का यूज करते हैं किसके लिए, फॉरेन पार्टिकल को ऑब्स्ट्रक्शन को रिलीव करने के लिए। तो मेथड्स फॉर रिलीव द ऑब्स्ट्रक्शन। अब एडल्ट में अपन कौन सा, एडल्ट और चाइल्ड में आपने कहा एब्डोमिनल थ्रस्ट का यूज किया जाता है। एब्डोमिनल थ्रस्ट के लिए या हेमलिच मैन्यूअर का, इसके लिए आपने कहा कहां पे थ्रस्ट दिया जाता है, तो बिटवीन द जिफॉइड प्रोसेस एंड अम्बिलिकस। उसके बाद में आपने कहा डिलीवर कहां किया जाता है, तो 5 इनवर्ड एंड अपवर्ड थ्रस्ट। और उसके बाद में अपन चेक करेंगे इन्फेंट में आपने कहा कौन सा देंगे, बैक स्लेप एंड चेस्ट थ्रस्ट। और क्लाइंट को अपन ने कहा कैसे, प्रोन पोजीशन में लेके। उसके बाद में क्लाइंट को अपन सबसे पहले क्या करेंगे, बैक स्लिप देंगे 5, उसके बाद में उसको टर्न करेंगे, उसके बाद में उसको अपन क्या देंगे 5 चेस्ट थ्रस्ट देंगे। उसके बाद में उस एडवांस प्रेगनेंसी और ओपसे क्लाइंट, ऐसे क्लाइंट में अपन किसका यूज करते हैं, चेस्ट थ्रस्ट का यूज किया जाता है। चेस्ट थ्रस्ट मिडिल ऑफ द चेस्ट दिया जाता है। एक बात हमेशा ध्यान रहे इसमें 5 ये, अगर क्लाइंट क्या हो जाए, अनकॉन्शियस हो जाए, तो अपन क्या करेंगे, सीपीआर देंगे और उसके बाद में एक्टिवेट कर देंगे। अगर प्रेग्नेंट क्लाइंट अनकॉन्शियस हो जाती है तो ऐसी क्लाइंट में उसको सुपाइन पोजीशन, लेकिन उसके राइट फ्लैंक के नीचे एक पिलो या ब्लैंकेट रखेंगे, जिससे कि सुपाइन हाइपोटेंशन होने का चांस नहीं रहेगा। उसके बाद में एक दो आपने एक और क्या देखा कि ब्लाइंड फिंगर कभी भी स्वीप नहीं करनी चाहिए। ओके, थैंक यू। तो ये मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।